हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। मानचित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पता चलेगा मानचित्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके अंग होते हैं, क्या घटक होते हैं, किस तरीके से अलग अलग मानचित्र होते हैं, उनको हम किस किस फील्ड में यूज़ करते हैं। यानी कंप्लीट आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और क्लास 6 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, इससे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और अगर मैं कंप्यूटर एग्जाम की बात करूँ तो आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है, ये आपका बेस है, ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तभी जो आपका जो बेस है, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ताकि आप अच्छे से उसको चीज़ों को अच्छे तरीके से आप उनको याद कर पाओ। तो सबसे पहले मानचित्र के बारे में जानते हैं। तो मानचित्र होता क्या है? पृथ्वी की एक सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? गोलाकार की, अंडाकार की है, ठीक है। तो उसमें उन चीज़ों को समझ पाना मुश्किल होता है। अगर हम उसे इस तरीके से एक पेज पर, यानी कि इस तरीके से एक सतह पर अगर हम चित्रित करते हैं ताकि अच्छे से उनकी लोकेशन बता दें, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है चपटी सतह पर समझना, जितना कि गोलाकार, ठीक है। तो आपको पूछ लेगा मानचित्र की डेफिनेशन क्या है, एक नंबर में आ जाएगी आपकी क्या? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, ठीक है। इससे आगे हम जानते हैं। लेकिन एक गोलाकार सतह पर पूरी तरह से चपटा कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तभी आप देखते होगे ना, अगर आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है आपका, तो यहाँ आपके क्या है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ, बस मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये आपका पूरा यूरोप एंड एशिया है, ये आपका अफ्रीका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। आपको देखोगे यहाँ भी आपका पैसिफिक ओशन है, यहाँ भी 2 बार पैसिफिक ओशन है, क्योंकि ये पूरा, अगर हम इस जॉइंट को इस जॉइंट से मिला देंगे तो पूरा अंडाकारी तो बन जाए, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो यहाँ भी आपका प्रशांत महासागर, यहाँ भी जब इसको हम ऐसे खोल देते हैं इसको, तो क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, आपका ओशन आ जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक होता है। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो छोटे क्षेत्र या कुछ तथ्य को हमें दर्शाते हैं। दूसरे ऐसे मानचित्र होते हैं जो बड़ी किताब की तरह, यानी पूरी पूरी किताब की तरह तथ्य बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जिसमें बहुत सारे तथ्य होते हैं वो, या फिर बहुत सारे मानचित्र को रखते हैं, उसे हम एटलस कहेंगे। जैसे एटलस की बुक भी आता है, उसमें आपको हर तरह के मानचित्र मिलेंगे, हर क्षेत्र के आपको मानचित्र मिलेंगे, उसे हम एटलस कहते हैं। जो एटलस है वो विभिन्न प्रकार के आपके अलग अलग पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है, यानी ग्लोब में जितनी जानकारी मिलती है उतने में मानचित्र से मिलती है, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो आपको बता रखे हैं। जैसे कि मैंने अभी कॉन्टिनेंट की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको लिख रखा है, मैंने थंबनेल पे, कि आपका पॉलिटिकल मैप है, ये आपका फिजिकल मैप है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पॉलिटिकल क्या फिजिकल। कॉन्टिनेंट तो उसके बारे में तो एक ही जानकारी होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 2 तरह के आपके मानचित्र होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है कि उसके जितने भी आपके स्टेट हैं या उसकी जो लोकेशन है, जो शहर हैं, गाँव है, नगर है, उनको बताएं। भौतिक मानचित्र होता है उसके अंदर जितने भी आपके माउंटेन्स हैं, जैसे रिवर्स हैं आपकी, या आइसलैंड है आपके, पठार हैं जिसे प्लेटू कहते हैं, मैदान हैं, उन सबको हमें बताए, ठीक है। जो यानी कि ज्योग्राफी को बताए, उसका जो वातावरण है, यानी कि जो वहाँ जो चीज़ है, उन सबको बताए, उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। कि जो पृथ्वी के पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाए, उसे भौतिक या उच्चावच कहेंगे। और राजनीतिक वो हो जाएंगे जो राज्य, गाँव, नगर, शहर इन सब के विभिन्न देशों के बारे में बताए, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब हम थीमेटिक जो मानचित्र है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। थीमेटिक होता है यानी किसी न किसी थीम पर बेस होगा आपका। थीम लाइक कोई वृक्ष, जैसे कि हमें पूरे इंडिया के मैप के अंदर जहाँ जहाँ आपके ज़्यादा वन है उनको दर्शाना है, या फिर रिवर्स, यानी पूरे इंडिया में आपकी जहाँ जहाँ रिवर सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। या कोई मैदान को रिप्रेजेंट करना। तो अलग अलग मानचित्र होते हैं, किसी के थीम पे बेस होते हैं, उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कुछ मानचित्र जो हमें सिर्फ पर्टिकुलर उसी के बारे में जानकारी देंगे, उसे हम विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क का मानचित्र बनाना है, वर्षा का बनाना है, वन है, उद्योग है, इन सबको हमें दर्शाएं, तो थीमेटिक मानचित्र का हम यूज़ करेंगे। इसके मेनली आपके 3 घटक होते हैं, यानी कि 3 आपके इसके सोर्स होते हैं, दूरी, दिशा एंड प्रतीक। अगर आप मानचित्र बना रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका डिस्टेंस जो है, एक्चुअल डिस्टेंस रखना है। अगर आपका हरियाणा और दिल्ली के अंदर जो डिस्टेंस है उसको एक्चुअल ही रखना पड़ेगा, उससे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर लगा लो, एग्जाम्पल ले लिया, अगर उनके बीच में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आपको 90 किलोमीटर ही डिस्टेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे उसके मानचित्र में कितने ही छोटे रूप में आप उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और दिशा कौन सी डायरेक्शन में, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कौन से सिंबल आप उसके लिए यूज़ कर रहे हो, जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति से जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वही आपको यूज़ करने हैं, जो कि आपके पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मान्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूरी के बारे में पढ़ते हैं। दूरी क्या होती है? मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर एक कागज के पन्ने पर आपको दर्शा देगा, है ना। जैसे हमारा इंडिया का मैप है, इंडिया कितना बड़ा मैप है, इंडिया कितना बड़ा है, लेकिन हम उसे इस तरीके से एक कागज के पन्ने पर हम पूरा का पूरा जो मानचित्र है आपका वो हम बना देते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, ठीक है। कोई बड़े
सारे पूरे कमरे की जरूरत नहीं कि वहाँ पे आप पूरा मानचित्र बनाओगे, नहीं, एक पेज पर हम पूरा मानचित्र बना सकते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्थान जो जो दो स्थानों के बीच का, जो दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस है वो एक्चुअल रहना चाहिए। यह तभी पॉसिबल हो पाता है कि जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करे। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आपके सामने दे रखा है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर ये हमारा हरियाणा है और ये आपका दिल्ली है, मैंने बताया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 90 किलोमीटर है। तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को हम किसके बराबर मान लेंगे, आपका 9 किलोमीटर के इक्वल मान लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, आपका 90 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअल ऐसे डिस्टेंस होने चाहिए, तो हम उसे छोटे पैमाने में ऐसे मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर 9 किलोमीटर के इक्वल हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये जब कागज पर एक छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी व्यक्त करते हो तो इसका उद्देश्य होता है कि एक पैमाना चुना जाता है, उसे हम पैमाना कहते हैं। जो ये हम चूज करते हैं इसे हम पैमाना कहते हैं, ताकि जो वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई जा सके उनके बीच का अनुपात भी बराबर रहे। जैसे कि अगर आपके स्कूल से अगर आपके घर के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो 10 किलोमीटर है। ठीक है, अगर उसे हम मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, अगर 2 सेंटीमीटर गैप में हम उसको दिखा देंगे कि 10 किलोमीटर, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, आपका 5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से उसको दर्शाया जाएगा। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर का दर्शा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि जो किलोमीटर के जो यूनिट है उसको अपने सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर दें। इतना छोटा, जब हम उसके स्पेस को भी छोटा करते हैं, इतना बड़ा है उसका एरिया, उसको हम मानचित्र पर इतना छोटा करते हैं तो उसके यूनिट को भी हम छोटा करते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल रहना चाहिए, वास्तविक रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बता दें कि पैमाने की जानकारी है आपको, तो मानचित्र पर आप किसी भी तरीके से दो स्थानों के बीच की दूरी बता सकते हैं, अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो। ठीक है, अब इससे आगे ये इंपॉर्टेंट आता है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे हो जाते हैं अक्सर, लेकिन बहुत आसान है, आपको बिल्कुल इजी वे में आपको समझना है। इसे कहने का मतलब आपको देखो, एक तो एक मैप के अंदर हम जैसे वर्ल्ड मैप लेते हैं, एक हम इंडिया का मैप लेते हैं, एक ये अलग अलग हम हरियाणा में रहते हैं, हम हरियाणा का मैप, 3 तरह के आपने मैप ले लिए। वर्ल्ड मैप ने देखा होगा कि पूरे एक मैप के अंदर सारे के सारे कॉन्टिनेंट, पूरा वर्ल्ड आपको शो करवा देते हैं। ठीक है, और इंडिया का मैप लेंगे तो उससे पूरा इंडिया होगा, हरियाणा में सिर्फ हरियाणा को दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब जो बड़े क्षेत्रफल, जो लार्ज एरिया वाले जितने भी भाग है, जैसे आपके महाद्वीप या देशों को हम कागज पर दिखाते हैं, तब हम कौन सा छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को हम 500 किलोमीटर में दर्शा देंगे, तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र, यानी क्षेत्रफल बड़ा तो पैमाना छोटा, ऐसे याद रखो, क्षेत्रफल बड़ा तो पैमाना छोटा। ठीक है, इसके ऑपोजिट ही ये हो जाएगा कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे हमें कोई गांव को रिप्रेजेंट करना है, शहर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे अगर 500 मीटर की दूरी है तो भी हम 5 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि जब हम बड़े क्षेत्रफल, यानी कि बड़े क्षेत्रफल को अगर हम दिखाते हैं तो कौन सा छोटे पैमाना वाला मानचित्र लेंगे। अगर हम छोटे क्षेत्रफल को दिखाते हैं तो हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने वाला मानचित्र लेंगे, क्योंकि जो बड़े क्षेत्र को दिखाना था, कितना था, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो भी हमने किस यूनिट में माना, 5 सेंटीमीटर में माना। ठीक है, और अगर हमारा 500 मीटर का डिस्टेंस है तो भी हमने उसे 5 सेंटीमीटर में माना। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। यही बात ये कह रहा है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। कौन देता है, हमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र ज़्यादा नॉलेज देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये आपके सामने इमेज दिखा रखी है, ये आगे इससे आगे एग्जाम्पल आएगा। जैसे प्रतीक के बारे में हम बात करते हैं, प्रतीक की जैसे हम सिंबल कहते हैं, सिंबल हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको हम किस वे में, बहुत ईजी वे में उसको समझ पाए। जैसे आप PO लिख रखा है, यानी कि यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ आपका सामुदायिक केंद्र है, ये आपके वृक्ष लगे हुए हैं इस एरिया में, ये आपके यहाँ पे घास का मैदान है, या फिर यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये छोटा सा जो सिंबल सर्कल लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ कुआं है आपका। इस तरीके से शेप में आपका विद्यालय, अगर ये पर्पल कलर जैसे विद्यालय है, ये उनके घरों के नाम है, ये आपका फलोद्यान है। और यहाँ आपके सामने लिख रखा है कि एक जो पैमाना है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10, तो 50 मीटर कितना हो जाएगा, जो अगर 50 मीटर उसके ले रखा है तो इसको आप देख लीजिए कि एक जो सेंटीमीटर है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। और एक्चुअल डिस्टेंस कितना उनका, 50 मीटर। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने दूरी के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम दिशा के बारे में पढ़ेंगे। दिशा क्या होती है आपकी, जो उसको डायरेक्शन दिखाती है। लाइक आपको पता होगा 4 आपकी मेजर डायरेक्शन होती हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ है, साउथ है, आपका वेस्ट है एंड ईस्ट है। जैसे हम कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, जो आपको दिखा रखी है, ये वाले मेजर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, जो आपके 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाती हूँ, ये मैंने आपके सामने बना दिया। फिर मैं बीच से एक लाइन और निकालती हूँ इसमें, ताकि आपको अच्छे समझा सकूँ। फिर मैं नेक्स्ट कलर और लेती हूँ। देखो, ये आपका है नॉर्थ है, यानी कि उत्तर है, दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये पश्चिम है। अब इनके बीच की जो ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपकी उत्तर पूर्व हो जाएगी। इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, आपकी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। इन दोनों के बीच की देखिएगा, ये हो जाएगी आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा और ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, साथ में इतनी दिशाएं हो जाती हैं। अब देखो, दिशा का हम यूज़ कैसे करते हैं, क्यों ज़रूरत है हमें मानचित्र पर डायरेक्शन की। तो
देखिएगा, अधिकतर जो मानचित्र होते हैं ऊपर दाहिनी तरफ का तीर का निशान लगा होता है, जैसे हम उत्तर जैसे लिख रखा है ना, U डॉट लिख रखा है, यानी कि उत्तर को ये दक्षिण को दिखा रहा है ऐसे, ठीक है। अगर पू डॉट करके है तो पूर्व को, पै डॉट करके है तो आपका पश्चिम को। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो दूसरी दिशाएं भी आपको पता होंगी, पूर्व पश्चिम दक्षिण सबके बारे में। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दे, इसे हम प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। 4 दिशाएं होती हैं मेन, उत्तर पूर्व दक्षिण, पूर्व है आपकी, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान का हम एक्चुअली पता लगा पाते हैं। दिक्सूचक क्या होता है? दिक्सूचक आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपका होता है, उसमें हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ ही जो आपकी सुई होती है वो होती है, और यहाँ पर आपके कितने डिग्री का एंगल है वो बना रहता है, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं किस तरीके दिशाओं के मदद, मतलब एक्चुअल जो उसकी लोकेशन है वो पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा यानी एक्चुअल जो उसकी डायरेक्शन है उसका पता लगाते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगाते हैं, जैसे चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ रहेगी, ऐसे आपसे पूछ सकता है। अभी आप ये सोच रहे हो कितना ईजी है ये, है ना। ये जो स्कूल वाले बच्चे जो जाते हैं, जो 6 क्लास में एक्चुअल में है, उनके लिए तो ठीक है, वो तो इसको पढ़ लेंगे, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हमारे एग्जाम में जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपका 6 क्लास का 4 चैप्टर है, तो एक बार आप चैप्टर कंप्लीट होने दीजिएगा, फिर जितने भी 6th क्लास से आपके क्वेश्चन उठ करके आए हुए हैं वो मैं पूरा का पूरा आपका टेस्ट सीरीज़ में आपको एक वीडियो के अंदर करवाऊंगी, फिर आप खुद देखना क्वेश्चन में कितना कंफ्यूज हो गए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन इतनी डीपली आपसे पूछे जाता है। आपने देखा होगा ना, यूपीएससी का पेपर देखा होगा, वो ऐसे ही पेपर एनसीईआरटी से उठाते हैं, इतना डिफिकल्ट बना देते हैं। तो बस मैं आपको उसी में बताऊँगी, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊँगी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको उसको जो एक्चुअल में जो वैल्यू है ना वो समझ में आए, ठीक है। बस आप इसको पढ़ते जाइएगा मेरे साथ, मैं आपको जो कोई काम की चीज़ें वही करवा रही हूँ, ठीक है। ऐसा आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे तब भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब हम सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। प्रतीक क्या होते हैं? ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। 2 हमने पढ़ लिया, दूरी पढ़ लिया, दिशा पढ़ लिया। इसमें क्या होता है? प्रतीक यानी सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करें, चाहे वो भवन हो, सड़क हो, पुल हो, वृक्ष हो, रेल की पटरी, कुएं, कुछ भी हो, ठीक है। ये सारा का सारा हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये प्रतीक कम स्थान में, अगर स्थान कम घेरेंगे लेकिन जानकारी हमें ज़्यादा दे देंगे, ठीक है। और अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते तो आपको पता है कि सिंबल से हमें पता चल जाता है। जैसे आप लगा लो कहीं जा रहे हो, आप किसका यूज़ करते हो? गूगल मैप का यूज़ करते हो। गूगल मैप ने आप देखा हो क्या आगे सिंबल दिखा देगा कि यहाँ आपको यू टर्न लेना है, यहाँ आपको सीधा जाना है, फिर आपको कितने मीटर आपको डायरेक्शन लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, फिर आगे क्या है कि नदी है, आगे क्या तालाब है, ये चीज़ें हमें दिखा देता है। वो आगे पहाड़ है, आपको यहाँ से जाना है, यानी कंप्लीट जो वो क्या करता है सिंबल से तो रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ आपके सामने सिंबल है, देखेगा। अगर रेलवे लाइन में जो बड़ी लाइन है वो आपको इस सिंबल से दिखाएगा, मीटर वाली लाइन ऐसे दिखाएगा, और रेलवे स्टेशन की लाइन ऐसे दिखाएगा, इसके आगे RS लिख रखा है, यानी रेलवे स्टेशन। और सड़कें आपको अगर पक्की हैं तो सीधी सी लाइन दिखा देगा, कच्ची है तो डॉट डॉट करके दिखा देगा। सीमा अगर इंटरनेशनल है आपकी तो ऐसे बाउंड्री बनाएगा, राज्य की तो ऐसे, और अगर जिले की है तो ऐसे, नदी है आपकी तो ऐसे पानी दिखाएगा, कुएं को ऐसे गोल रूप से दिखा देगा, तालाब को ऐसे दिखा देगा आपको, ये आपका नहर है और ये पुल के सिंबल हैं, ठीक है। अगर मंदिर है तो आपको पता मंदिर में ऐसे आकृति होती है, फिर 1+ है तो गिरजाघर है, 3 है तो आपके मस्जिद है, और ये क्या है आपका छतरी है। पोस्ट ऑफिस और PO एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है तो PT, और PS है पुलिस स्टेशन। बस्ती अगर कोई जहाँ लोग रहते हैं वो रेड सिंबल से, और कब्रिस्तान है तो ऐसे, अगर पेड़ है तो ऐसे, घास है तो ऐसे, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके इस तरीके से दिखाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं रूढ़ चिन्ह के बारे में। रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं? मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ की जाती है। लगा लो कि आप अमेरिका की भी अगर आपको नदी देखनी है ना, अमेरिका की नदी तो भी आपको इसी सिंबल में मिलेगी, भारत की नदी तो भी इसी सिंबल में, हरियाणा की नदी तो भी इसी सिंबल में, ठीक है। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से मान्यता प्राप्त है ये, जो जिसे हम आसानी भाषा में हर कोई से समझ सकें। तो इन प्रतीकों का उपयोग के संदर्भ में हमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति मिली हो, इसे हम रूढ़ मानचित्र कहते हैं। जो कभी ना बदले, सबके लिए सर्वव्यापी हैं, बराबर हैं, उसे हम कहते हैं रूढ़ मानचित्र। देखो ये क्या है आपका गिरजाघर है, ये क्या आपकी बस्ती है, ये क्या है आपके वृक्ष है, ये जो कच्ची कच्ची लाइन जा रही है यानी कि यहाँ पे कच्ची सड़क है, ठीक है। ये सीधी लाइन है वो पक्की सड़क है। ये क्या है आपको, ये आपका रेलवे स्टेशन, ये आपका मीटर वाला है ना, ये क्या है आपका तालाब है, ये वृक्ष है आपके, ये उत्तर दिशा को दिखा रहा है। ये कौन सी है आपकी जो बीच में से लगा लो कि जो हाईवे जा रहा है वो, ये आपकी नदी है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपकी नदी है, ये आपकी बस्ती है, ये पेड़ है, ये आपका विद्यालय है, ये 1+ था आपका कौन सा था, ये गिरजाघर, 3+ था वो कौन सा था, 1+ वाला गिरजाघर है, 3+ वाला आपका मस्जिद है, ठीक है। ये आपका क्या है कब्रिस्तान। देखो अब ये आपका मंदिर है, कितने ईजी वे में आपको समझा दिया। ये आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, कितने ईजी वे में आपको सिंबल से कलरफुल तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब था कि मानचित्र इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज हम उसे कलर सिंबल में भी और उसमें कलर भी फिल करके समझा सकते हैं कि अगर नीला रंग है तो जलाशय को दिखाएगा, भूरा रंग पहाड़ को, पीला पठार को, और हरा मैदान को, इन सबको दिखाएगा। अब हम रेखा चित्र के बारे में पढ़ते हैं कि रेखा चित्र एक आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और
अस्थायी प्रशिक्षण पर आधारित होता है। इसका कहने का मतलब कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की भी हमें जरूरत पड़ जाती है। जैसे आप मान लीजिए अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है और आपको रास्ते का मालूम नहीं है, तब आपके फ्रेंड को भाई मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं पता, तो फटाफट से मुझे उसका जो है मतलब जैसा भी तुम्हें मतलब तुम मुझे एक पेज पर उसका एड्रेस ड्रॉ करके दे दो, डायरेक्शन ड्रॉ करके देखो, ताकि मैं उसको फॉलो करते तुम्हारे घर पे आ जाऊँ। तो जो कच्चा आरेख, इसमें किसी पैमाने की जरूरत नहीं होती, किसी डिस्टेंस की कि 1 सेंटीमीटर को उसके बराबर माने, कुछ भी जरूरत नहीं होती, उसे हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं, जो हम कच्चा आरेखन लिख लेते हैं। ठीक है, इससे खाका क्या होता है? खाका होता है जो एक छोटे चित्र को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, उसे हम खाका कहते हैं। कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे लगा लो आपका जो घर है, अगर आपको उसके अपने घर के बारे में क्या करना है, कंप्लीट जो है जानकारी आपको उसका, जैसे नक्शा बनता है ना घर का, जैसे यहाँ आपका बाथरूम है, यहाँ आपकी रसोई है, ये आपके कमरे हैं, यहाँ से इनका निकलने का रास्ता, ये गैलरी है, यानी यहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी करने की जगह, यानी कंप्लीट कितनी इस कमरे कितनी लंबाई चौड़ी है, इसकी कितनी है, यानी कि हर चीज़ की जो लंबाई चौड़ाई है, या फिर उसका समय, या फिर कंप्लीट जो आपको है उस चीज़ पे दिखा देता है। जैसे इसने दे रखा है, देखो एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र पर हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम कभी भी जानना चाहते हैं, जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे कुछ एक्टिविटी से मुझे कोई इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी नहीं लगी, अदरवाइज मैंने हर उस चैप्टर में आपको एक्टिविटी करवाई, मैं देख लेती हूँ सारी एक्टिविटी मैंने आपको करवाई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ये तो आप खुद घर पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से है। हम फटाफट से इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखते हैं कि क्या क्या हमने अब तक पढ़ लिया, क्या 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 आपका डाउट है। देखो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। मानचित्र के 3 घटक मैंने आपको बता दिए, प्रधान बिंदु बता दिए। मानचित्र पैमाने से आप क्या समझते हो? पैमाने ही क्या करता है? जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है, वास्तविकता को दूरी है, उसको मेंटेन करके रखता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होता है? आपको पता है कि ग्लोब पर हम अच्छी तरीके से हर चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और अगर एक मानचित्र है तो हर चीज़ को हम जो है एक सतह पर बहुत अच्छे समझ सकते हैं। मानचित्र और खाके में अंतर क्या होता है? कैसा मानचित्र जो है हमें विस्तृत जानकारी देता है, पढ़ा है ना, बड़ा पैमाना छोटा पैमाना, ये सारा मैंने आपको बता दिया। प्रतीक है किस प्रकार से हेल्पफुल करता है, आपको बताइए। अगर सिंबल ही होंगे, अगर जैसे सिंबल लगा रखा है, या फिर देखो अभी मैं 3 बना देती हूँ, या तो मैं यहाँ लिखूँ कब्रिस्तान इतना बड़ा, या फिर मैंने सिंपल सा ये बना दिया, तो पता चल गया प्रतीक कैसे हेल्प करते हैं मानचित्र को समझने के लिए, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि इस चीज़ पर, इस लोकेशन पर ये चीज़ है आपकी। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने कि वृक्षों का वितरण पढ़ना है, स्पेशल वृक्ष की ही बात हो तो हम थीमेटिक मानचित्र का यूज़ करेंगे। नीले रंग के हैं तो हम जलाशयों को दिखा रहा है। दिक्सूचक क्या करते हैं? आपकी जो मुख्य दिशा है उसको पता लगाने में होते हैं। पैमाना क्या होता है? हम मानचित्र के लिए पैमाने का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको मैंने करवा दिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो हमारा चैप्टर 4 था आपका क्लास 6 जो है, आपके क्लास 6 का जो चैप्टर 4 था वो हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ईजी वे में हमने समझा है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सारी मैंने वीडियोस डे बाय डे अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कैसे आपको वीडियो लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही साथ जितनी भी प्लेलिस्ट है सबका जो मैं आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। कल ही मैंने फरवरी की आपकी कंप्लीट करंट अफेयर की वीडियो डाली, उसको आप जरूर देखिएगा। और ये सारे आपके 6th क्लास के आई थिंक 7 या 8 चैप्टर हैं। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक जो है MCQ की आपकी वो लेके आऊँगी, जिसने कि 6th क्लास से आपको कितने MCQ आपके कंपटीशन एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप खुद देखिएगा। अगर आपने ये NCERT मेरे साथ अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप उसके फटाफट जवाब दोगे, अदरवाइज आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन देके, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि मानचित्र से आप क्या समझते हो, तो दे देगा कि इसके 4 लाइन दे देगा, पूछ लेगा 1 2 ठीक है, 2 3 ठीक है, 1 2 3 ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। उसके लिए आपको थ्योरी की नॉलेज या कंसेप्ट आपके जो बिल्ड होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।